हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्लास 12 इकोनॉमिक्स का जो पार्ट ए माइक्रो इकोनॉमिक्स है, आज उसका डे 11 है। और आज के इस वीडियो में हम लोग वन शॉट वीडियो में कवर करने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई टॉपिक को। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अपने आप में बहुत बड़ा लंबा चैप्टर नहीं है, बस आपको इसका थोड़ा सा फॉर्मूला और बस थोड़ा सा थ्योरी और एक फॉर्मूला याद रखना है। इतना याद रखते ही इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आप लोगों का खत्म हो जाएगा। और इतना दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, उसके लिए सॉरी, क्योंकि आप लोगों को हम पहले ही बता दिए थे मेरा लैपटॉप खराब हो चुका था। तो फाइनली लैपटॉप बन चुका है, तो अब आप लोगों का वीडियो पहले की तरह ही रेगुलर आएगा। जो रेगुलर 2-3 वीडियो आ रहा था, सेम वैसा ही वीडियो आएगा। और जैसा हम आप लोगों को प्रॉमिस किए थे कि आपके एग्जाम तक सारा सब्जेक्ट हम आप लोगों को पढ़ा देंगे, तो हम डेफिनेटली पढ़ा देंगे। उसके लिए आप लोग निष्फिक्र रहना। माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर और 2 वीडियो आएगा, जिसमें हम लोगों का मार्केटिंग के ऊपर 2 वीडियो आएगा और माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर ना पढ़ा के यूनिट वाइज तरीके से पढ़ाएंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितना यूनिट है उतना यूनिट का वीडियो लेकर के आएंगे, और 3 या 4 या 5 वीडियो के अंदर पूरा का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग खत्म कर देंगे। फिर हम लोग एमसीक्यू में शिफ्ट हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, 100 मैराथन क्वेश्चन सब हम आप लोगों को बहुत ही जल्दी इस चैनल पे अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है, चलो तो अब हम लोग पढ़ते हैं। ये हम लोग का जो चैप्टर है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इसका मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अच्छा से समझा था, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि कई हद तक सबका मीनिंग, सबका फॉर्मूला, सबका कॉन्सेप्ट, सबका ग्राफ लगभग लगभग आपको सेम दिखेगा। अब हम लोग बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है। तो जैसे हम पहले भी समझाते थे, इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज हो जाना। इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है? चेंज हो जाना। सप्लाई का मतलब है चेंज इन सप्लाई। इसका मतलब याद रखो, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब होता है चेंज इन सप्लाई। हम एक प्रोड्यूसर हैं, हम मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई करते थे। हम जितना गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई करते थे, अब हम उस सप्लाई को चेंज कर दे रहे हैं। चेंज करने का मतलब है, या तो हम मेरा जो सप्लाई है, मेरा ये जो सप्लाई है, या तो हम सप्लाई को इंक्रीज कर दे रहे हैं, यानी कि अधिक सप्लाई कर रहे हैं, या तो फिर सप्लाई को हम डिक्रीज कर दे रहे हैं, कम सप्लाई कर रहे हैं। किसी भी कारण से हम या तो सप्लाई की क्वांटिटी को बढ़ा दे रहे हैं, या तो फिर सप्लाई की क्वांटिटी को कम कर दे रहे हैं। तो ये जो मेरा सप्लाई में चेंज आ रहा है, इसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब मन में सवाल आएगा कि सर क्यों, क्या ऐसे हो गया जिसके वजह से आप सप्लाई को चेंज कर रहे हो। पहले जितना गुड्स एंड सर्विसेज को आप मार्केट में सप्लाई करते थे, अब आप उससे ज्यादा कर रहे हो या इससे कम कर रहे हो। क्यों सर, रीजन क्या है? तो रीजन है प्राइस। उस गुड्स का प्राइस में चेंज होने की वजह से, नॉर्मली याद रखना, किसी भी गुड्स के प्राइस में चेंज होने की वजह से हम उसके सप्लाई में जो चेंज करते हैं, उसी को कहा जाता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सप्लाई में चेंज होने का कई सारा रीजन हो सकता है, लेकिन हम सप्लाई में चेंज होने का मेन रीजन किसको लेके चलेंगे? प्राइस को। इसका मतलब है, जब कभी भी किसी भी गुड्स के प्राइस में जो चेंजेस आता है, उस चेंजेस के कारण उस गुड्स के सप्लाई में जो चेंज आता है, उसे ही इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहा जाता है। अब ये सप्लाई या तो पॉजिटिव में हो सकता है, या ये सप्लाई नेगेटिव में हो सकता है। यानी सिंपल बात है, किसी भी गुड्स के प्राइस में जितना परसेंटेज चेंज आता है, उसके कारण उस गुड्स के सप्लाई में जो परसेंटेज चेंज आता है, उसी को हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बोलते हैं। जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था, सेम वैसा ही इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेरा होता है। ठीक है, चलो अब हम लोग इसका मीनिंग करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मीनिंग। हाँ जी, देखो सबसे पहला बोल रहा है व्हाट इज मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो बोल रहा है सिंपली पुट, यानी साधारण शब्दों में कहे तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ए मेजर ऑफ द चेंज इन सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी एज ए रिजल्ट ऑफ ए चेंज इन इट्स प्राइस। यानी अगर कभी भी किसी भी गुड्स में प्राइस में चेंज होने की वजह से उस गुड्स के सप्लाई में जो चेंज आता है, उसे ही इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बोलते हैं। इस दैट इज अर्थात द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स सप्लाई इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जब कभी भी किसी भी वस्तु की कीमत में जितना परसेंटेज चेंज आएगा, जब किसी भी गुड्स के प्राइस में जो परसेंटेज चेंज आता है, उसके कारण उस गुड्स के सप्लाई में जो परसेंटेज चेंज आता है, उसे ही हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बोलते हैं। आया समझ में? ठीक है, अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का देखिए यहाँ पे कुछ कुछ, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का देखो यहाँ पे कुछ कुछ हम लोगों, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का कुछ कुछ डेफिनेशन है। अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ लेना। मार्शल ने क्या कहा?
सैमुअल्सन ने क्या कहा और बिलास ने क्या कहा। सबका मतलब सेम ही है सर जी, कि जब कभी भी किसी भी गुड्स के प्राइस में चेंज होने की वजह से उसके क्वांटिटी में जो चेंज आता है, उसके सप्लाई में जो चेंज आता है, वही इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहलाता है। अब इसका फॉर्मूला, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता है आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू परपोनेंट चेंज इन सप्लाई डिवाइडेड बाय परपोनेंट चेंज इन प्राइस। इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू परपोनेंट चेंज इन सप्लाई, इसका मतलब है ट्रेंगल क्यू एस बाय क्यू डिवाइडेड बाय परपोनेंट चेंज इन प्राइस, यानी ट्रेंगल पी बाय पी। हम आप लोगों को पहले भी बताए थे, ट्रेंगल का मतलब होता है चेंज, डिवाइड का मतलब होता है परपोनेंट चेंज, क्यू का मतलब होता है क्वांटिटी, पी का मतलब होता है प्राइस, एस का मतलब है सप्लाई। अब देखो इस मेजर फॉर्मूला ये होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, लेकिन जैसे हम डिमांड में भी बताए थे, हम लोग इसको पलट के निकालेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू ट्रेंगल क्यू एस बाय क्यू एस इंटू, ये डिवाइड को इंटू में बदल देंगे तो ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, पी बाय ट्रेंगल पी। इस फॉर्मूले को याद रखना, हम लोग इसी फॉर्मूला से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालेंगे। हम बोले ना इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, आपको बस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मीनिंग याद रखना है, इसके बाद इसका फॉर्मूला याद रखना है, और इस फॉर्मूले के बेस पे हम लोग 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। हो गया, खत्म हो गया इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू ट्रेंगल क्यू एस बाई क्यू एस इंटू पी बाई ट्रेंगल पी। अब इन सब का मतलब क्या होता है, तो देखो ई एस का मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ट्रेंगल क्यू एस का मतलब होता है परपोनेंट चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, क्यू एस का मतलब होता है कि क्वांटिटी पहले कितना था, और ट्रेंगल क्यू एस का मतलब है क्वांटिटी में कितना चेंज आया, पी का मतलब होता है पहले प्राइस कितना था, और ट्रेंगल पी का मतलब होता है प्राइस में कितना चेंज आया। ट्रेंगल जहां दिखेगा इसका मतलब समझ जाना चेंज का बात कर रहा है, ट्रेंगल मतलब चेंज का। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखना, क्योंकि इसी फॉर्मूला से हम लोग अभी सारा का सारा क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। अभी भी आई है ये फॉर्मूला, ठीक है, लिख लो अच्छा से, फॉर्मूला लिख लिए। चलो अब हम लोग इन सब का मीनिंग देखो, अभी जो हम फॉर्मूला समझाए थे यहाँ पे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू ट्रेंगल क्वांटिटी एस डिवाइडेड बाय क्यू एस इंटू पी बाय चेंज इन प्राइस। देखो इसी चीज का मतलब समझा रहा है। ईएस का मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ट्रेंगल क्यूएस का मतलब होता है इनिशियल सप्लाई ऑफ क्वांटिटी, पहले कितना सप्लाई था, ट्रेंगल क्यूएस का मतलब होता है सप्लाई में कितना चेंज आया, पी का मतलब है पहले प्राइस कितना था, और ट्रेंगल पी का मतलब है प्राइस में कितना चेंज आया। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखना, बार बार बोल रहे हैं, इसी फॉर्मूला से हम लोग सारा चीज को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब चलो आते हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अगर आप लोगों को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड याद था, हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बताए थे कि 5 तरीके का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, सेम उसी तरीके से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी 5 तरीके का होगा। सबसे पहला इलास्टिक सप्लाई, यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। दूसरा परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तीसरा यूनिट इलास्टिक सप्लाई, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1। चौथा इन इलास्टिक सप्लाई, यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट देन 1। परफेक्ट इन इलास्टिक सप्लाई, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 0। हम चाहें तो इन सबको हम लोग एक ग्राफ में यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं, इन सबको हम लोग एक ग्राफ में यहाँ पे दिखा सकते हैं। यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1 होता है, यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 0, यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट देन 1, और यहाँ इलास्टिसिटी सप्लाई इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। ये जो 5 चीज होता है यहाँ पे, देखो ये जो 5 चीज यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, ये देखो ये जो 5 चीज होता है यहाँ, ये पांचों का पांचों चीज को यहाँ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना, कई बार होता है कि ऐसे ग्राफ दे देगा और ग्राफ में कोई एक पॉइंट दे देगा और पूछेगा कि बताओ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वहां पे क्या होगा, तो इस तरीके से आप इसको याद रखना। यहाँ पे 0 होता है ना, 0 के ठीक सीधा में यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1 के नीचे में यहाँ जो 0 को टच किया, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 0, ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और यहाँ 0 से ऊपर लेकिन 1 से कम
तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट देन 1, और यहाँ एक से ज्यादा तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू मोर देन 1। है समझ में? इतना आप याद रखोगे इसको। ठीक, अब फॉर्मूला याद है। अब अगर फॉर्मूला याद है तो हम लोग को करना कुछ नहीं है, हम लोग एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है, इलास्टिक सप्लाई क्या होता है, कैसे निकालते हैं, उसको ग्राफ में कैसे प्रेजेंट करेंगे, परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई क्या होता है, कैसे निकालेंगे, ग्राफ में कैसे प्रेजेंट करेंगे, यूनिट इलास्टिक सप्लाई क्या होता है, कैसे निकालेंगे, ग्राफ में कैसे दिखाएंगे, इन इलास्टिक सप्लाई क्या होता है, कैसे दिखाएंगे, ग्राफ में कैसे प्रेजेंट करेंगे, परफेक्ट इन इलास्टिक सप्लाई क्या होता है, कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलो एक एक करके सबको पढ़ेंगे। पहले हम लोग इलास्टिक सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे, या जिसको बोलते हैं मोर देन वन इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, हो गया? अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट डाउन कर लेना। हो गया? चलो अब आते हैं एक एक करके सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलास्टिक सप्लाई और मोर इलास्टिक सप्लाई देन यूनिट, यानी एक से अधिक। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना। व्हेन द परसेंटेज चेंज इन सप्लाई ऑफ ए गुड इज ग्रेटर देन the percentage change in price or elasticity of supply is greater than unit, then it is called elastic supply। यानी सिंपल बात है, when the percentage change in supply of goods, यानी किसी भी गुड्स के सप्लाई में जो चेंज आया है वो उसके प्राइस से ज्यादा है। यानी ऐसे समझ लो कि किसी भी गुड्स के प्राइस में थोड़ा सा चेंज हुआ, किसी भी गुड्स के प्राइस में थोड़ा सा चेंज हुआ, लेकिन सप्लाई उससे ज्यादा चेंज हुआ। अगर मान लो कि प्राइस में 1 रुपया का चेंज आया तो सप्लाई में उससे ज्यादा का चेंज आया। 1 रुपया चेंज आया तो सप्लाई में हम लोग उससे ज्यादा चेंज किए। यानी कि सिंपल बात है कि अगर ये ट्रेंगल QS बाय QS है और यहाँ पे ट्रेंगल P बाय P है, यानी परपोनेंट चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई ये ज्यादा होगा परपोनेंट चेंज इन प्राइस से। यानी कीमत में जितना चेंज आया है उससे ज्यादा उसके सप्लाई में हम लोग चेंज किए हैं। यही कहलाता है मेरा इलास्टिक सप्लाई, या इसी को बोलते हैं मोर देन वन इलास्टिक सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, यानी जितना प्राइस में चेंज आया उससे ज्यादा उसके सप्लाई में चेंज आया है। ठीक, इसी चीज को देखो हम लोग एक ग्राफ के सहायता से निकालेंगे। और ध्यान से समझना, हम यही एक क्वेश्चन का आप लोगों को न्यूमेरिकल निकालेंगे और यही एक क्वेश्चन को हम आपको ग्राफ में दिखाएंगे। बाकी जो 4 इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बचेगा उन चारों का न्यूमेरिकल आप लोग खुद निकालना, उसका आंसर हमको कमेंट करके बताना, हम ग्राफ दिखा देंगे। इसीलिए अच्छा से समझना। ये बोल रहा है वैल्यू, वैल्यू का मतलब होता है प्राइस, और यहाँ है क्वांटिटी यानी कि क्यू। पहले कीमत देखो 20 रुपया था तो सप्लाई था 30 के बराबर, फिर कीमत बढ़ के 30 हो गया तो सप्लाई उससे ज्यादा बढ़ के हो गया 60। देखो ना, 20 से 30 अगर देखेंगे 20 से 30 तो यहाँ पे 10% यानी कि 10 बढ़ा है, और यहाँ देखो 30 से 60 हो गया यानी कितना प्रतिशत बढ़ गया, 30% यानी कि 30। यानी प्राइस जितना बढ़ा उससे ज्यादा क्या बढ़ गया, उसका सप्लाई बढ़ गया। अब देखो अगर फॉर्मूला में निकालेंगे तो फॉर्मूला होगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू ट्रेंगल QS बाय QS इंटू P बाय ट्रेंगल P, यही होगा। अब अगर फॉर्मूला में निकालते हैं तो चलो बताओ फॉर्मूला के रिगार्डिंग। सबसे पहले हमको ट्रेंगल QS चाहिए, तो ट्रेंगल QS का मतलब होता है कि सप्लाई में कितना चेंजेस आया। बताओ सप्लाई पहले कितना करते थे 30 और अब बढ़ के कितना हो गया 60। अच्छा, कई बार ये सप्लाई माइनस में भी जा सकता है, माइनस में जाएगा, माइनस को इग्नोर करना, कोई मतलब नहीं है माइनस से। तो देखो 30 से कितना हो गया 60, तो कितना बढ़ गया 60 माइनस 30 यानी कि 30 बढ़ गया। QS का मतलब होता है कि पहले सप्लाई कितना था, तो पहले सप्लाई देखो 30 था, 30 लिखे। इसके बाद P का मतलब होता है कि पहले प्राइस कितना था, तो देखो पहले प्राइस 20 था, 20 लिखेंगे। ट्रेंगल P का मतलब है कि प्राइस कितना बदल गया, तो 20 से देखो 30 हो गया, तो 30 माइनस 20 यानी प्राइस कितना बदल गया 10 हो गया। अब अगर सब हो गया है तो इसको हम लोग फॉर्मूला में डाल के निकाल देंगे। फॉर्मूला में देखो डालते हैं यहाँ पे, चलो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू ट्रेंगल QS कितना आया 30 आया, 30 लिखेंगे डिवाइडेड बाय QS है 30 इंटू P कितना है 20 है डिवाइडेड बाय ट्रेंगल P कितना है 10 है। अच्छा, अगर इसको अभी हम लोग डिवाइड करते हैं अगर, तो देखो 30 कट जाएगा, 1 0 कट गया यानी कितना आया 2,
यानी ये जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है ये 1 से ज्यादा आ गया। देखो ना, 2 आया कि नहीं आया? 2 आया, 2 आया मतलब 1 से ज्यादा आया। हो गया ना, 1 से ज्यादा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, हो गया, इलास्टिक सप्लाई हो गया। आया समझ में? एक बार अगर ये निकल गया मेरा, फिर ये जो इसको दोबारा नहीं देखना। ये टेबल होगा, इस टेबल को एक ग्राफ में बना देना। अब देखो इस टेबल को देख के हम लोग यहाँ एक ग्राफ बनाते हैं। देखो इसको एक ग्राफ में दिखाते हैं। यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y, यहाँ हम लोग डालते हैं चलो क्वांटिटी को, क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब सप्लाई, और यहाँ चलो डालते हैं गुड्स के प्राइस को। अब देखो एकदम नॉर्मल ग्राफ बनेगा, ठीक है, इतना कोई खास ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। देखो पहले प्राइस कितना था? 20 था, तो सपोज कर लो हम प्राइस यहाँ रख देते हैं चलो 20, यह देखो 20। तो फिर बताओ क्वांटिटी ऑफ सप्लाई कितना करते थे? 30 करते थे, तो 30 लगभग सपोज कर लो, यहाँ पहले 20 था तो ये कितना था? 30 था, हो गया। फिर प्राइस बढ़ के 30 हो गया, तो देखो 20 से थोड़ा सा ऊपर 30 हो गया, तो यहां मेरा क्वांटिटी ऑफ सप्लाई 30 से बढ़ के 60 हो गया। ये 30 है, इससे ज्यादा दूर आ जाएगा, मतलब इससे ज्यादा दूर यहाँ 60 हो जाएगा, तो ये 30 हो गया, तो ये बढ़ के कितना हो गया मेरा? 60 हो गया, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ प्राइस है, ये जो मेरा प्राइस है देखो ये 20 से 30 हो गया, यानी प्राइस कितना परसेंट बढ़ गया? सिर्फ 10%। और यहां देखो मेरा सप्लाई जो है वो कितना परसेंट मेरा बढ़ गया? 30 से 60 हो गया, तो 2 गुना, यानी समझ लो ना 30% बढ़ गया। 30 से 60 हो गया यानी 30। देखो कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, लेकिन पूर्ति में यानी प्राइस में कम परिवर्तन हुआ, लेकिन सप्लाई में ज्यादा परिवर्तन हुआ। इसी चीज को तो हम ऊपर बता रहे थे ना डेफिनेशन में, कि इलास्टिसिटी यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि क्वांटिटी चेंज इन सप्लाई जो है वो मेरा ज्यादा होगा क्वांटिटी चेंज इन प्राइस से, यानी प्राइस में जितना चेंज आया उससे ज्यादा मेरा सप्लाई में चेंज आया। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग इसको देख के पहले न्यूमेरिकल निकाल लेंगे, न्यूमेरिकल में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आ जाएगा मेरा। इसके बाद हम लोग सप्लाई निकलने के बाद ये जो टेबल है इसको देख करके हम लोग इस तरीके से इसको ग्राफ में दिखा देंगे। आया बात समझ में? ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद चाहे तो इस तरीके से इसको मिला सकते हैं, ये हम लोग का सप्लाई कर्व है, यहाँ यहाँ ये हम लोग का क्या है? सप्लाई कर्व है। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि अभी जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन सारे क्वेश्चंस का न्यूमेरिकल आप लोग खुद निकालना, और ड्राइंग ग्राफ आप लोग हम दिखा देंगे ग्राफ कैसे बनेगा, न्यूमेरिकल आप लोग खुद निकालना, और सबका आंसर हमको नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। हमको देखना है ना कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि कई बार चांसेस होता है एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से, इसलिए अच्छा से करना। हो गया, हटाएं, ठीक है चलो। अब देखो सेम ऊपर जो हम ग्राफ बनाए, देखो सेम वही ग्राफ यहाँ है। देखो प्राइस में कितना चेंजेज आया? 10%, जबकि सप्लाई में कितना चेंजेज आया? देखो 30% चेंजेज आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं हम लोग सेकेंड टॉपिक पे। बोला गया है परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई, यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इंफिनिटी। हाँ भाई ये क्या हुआ? तो देखो इसका मतलब समझो। बोला गया है व्हेन देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी बट देयर इज ए लॉट ऑफ चेंज इन इट्स सप्लाई देन इट इज कॉल्ड फुल्ली इलास्टिसिटी सप्लाई। इसका मतलब सिंपल बोल रहा है कि जब कभी भी किसी भी गुड्स के प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आया, प्राइस जितना पहले था प्राइस अभी भी उतना ही है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आया, लेकिन उसके सप्लाई में बहुत अधिक चेंजेस आ गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई। पूर्णतः लोचदार पूर्ति, पूरा तरह से चेंज हो गया, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आया लेकिन सप्लाई में बहुत अधिक चेंज आ गया। जैसे पहले प्राइस 5 रुपया था तो सप्लाई 6 के बराबर था, पहले प्राइस 5 था तो सप्लाई 6 के बराबर था, अभी भी प्राइस 5 है लेकिन सप्लाई कितना हो गया? सप्लाई हो गया 10। देखो पहले प्राइस 5 था तो सप्लाई 6 था, अभी भी प्राइस 5 है लेकिन सप्लाई बढ़ के हो गया 10। प्राइस उतना ही है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया लेकिन सप्लाई में बहुत अधिक चेंज आ गया, तो यही कहलाता है परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इंफिनिटी, ठीक है। अब आप क्या करोगे? अब आप इसका हमको सोल्व करना, सोल्व करने के बाद इसका हमको आंसर बताना कितना आएगा, ठीक। हम इसका आप लोगों को ग्राफ दिखा दे रहे हैं, और प्लीज सोल्व करके हमको जरूर दिखाना। एंड ग्राफ इसका इस तरीके से बनेगा। आपको अगर ग्राफ में दिक्कत हो रहा है, देखो इस ग्राफ को पहले देख लो। अगर आपको डाउट हो रहा है कि ग्राफ कैसे बनेगा ऐसे, तो देखो हम बता दे रहे हैं। देखो ऐसे बनेगा,
जीरो हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, सेम यहाँ क्वांटिटी, यहाँ प्राइस। चलो प्राइस कितना है 5, प्राइस है 5, तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई सपोज 6 है, 5 और 6, ठीक है। अब प्राइस 5 है लेकिन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई बढ़ के हो गया 10, सप्लाई बढ़ के हो गया 10, प्राइस 5 है लेकिन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई बढ़ के हो गया 10, ठीक है। देखो सेम वैसे ग्राफ, ये सप्लाई कर्व हुआ, इसको नाम दे सकते हो ए बी, ठीक है। पहले भी प्राइस 5 था, अभी भी प्राइस 5 है, लेकिन सप्लाई बढ़ गया मेरा, क्या बढ़ गया, सप्लाई मेरा बढ़ गया। आया समझ में? सेम यही ग्राफ, इस ग्राफ को देख लो, देख लिए, सेम देखो यही ग्राफ यहाँ नीचे बनेगा, ए देखो, देख रहे हैं, वही ग्राफ बना हुआ है, क्लियर है, ठीक। चलो तीसरा नंबर पे आते हैं, यूनिट इलास्टिक सप्लाई क्या होता है। देखो यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब होता है कि प्राइस में जितना परसेंटेज चेंज आएगा, सप्लाई में भी उतना ही परसेंटेज में चेंज होगा। व्हेन द सप्लाई ऑफ ए गुड्स चेंज इन द सेम प्रपोर्शन एज इट्स प्राइस, यानी प्राइस में जितना परसेंटेज चेंज आएगा, सप्लाई में भी उतने ही परसेंटेज में चेंज आएगा। इट इज कॉल्ड यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यानी जब आप इसको सोल्व करोगे ना, तो इसका आंसर निकल करके आपका 1 आएगा। आंसर निकल के कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। बनाना, इसको बनाने के बाद इसका आंसर हमको नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता देना। इसका ये रहा इसका ग्राफ, ठीक है, क्लियर है। इन इलास्टिक सप्लाई, इन इलास्टिक सप्लाई क्या होता है, इन इलास्टिसिटी सप्लाई यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट देन 1, स्मॉलेस्ट देन 1। इसका मतलब व्हेन द परपोनेंट चेंज इन द सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी इज लेस देन द परपोनेंट चेंज इन इट्स प्राइस, यानी कि प्राइस में जितना चेंजेस आया उससे कम उसके सप्लाई में चेंजेस आया है, प्राइस में जितना परसेंटेज चेंज आया उससे कम उसके सप्लाई में चेंज आया है, तो इसी को इन इलास्टिक सप्लाई बोलेंगे। Then it is called inelasticity of supply. This unit is also called less elastic supply. जैसे देखो पहले कीमत 10 था तो सप्लाई 40 के बराबर होता था, फिर कीमत बढ़ के 20 हो गया तो सप्लाई बढ़ के हो गया 60। देखो कीमत में देखो 10 का चेंजेज आया, सप्लाई में देखो 20 का चेंजेज आया, ठीक। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक सप्लाई बोलते हैं। यानी कि प्राइस में जितना चेंज आया है, प्राइस में जितना चेंज आया है उससे कम मात्रा में उसका क्वांटिटी ऑफ सप्लाई में चेंज आएगा। यानी ट्रेंगल QS बाय QS और ट्रेंगल P बाय P में बड़ा होगा मेरा ट्रेंगल P बाय P। प्राइस में ज्यादा चेंज आएगा लेकिन सप्लाई में उससे कम मात्रा में चेंजेस आए, ठीक है। इसको बनाना, बना के आंसर बताना। इसका ग्राफ आपका इस तरीके से आपका बनेगा, प्राइस में 20% चेंज हुआ जबकि क्वांटिटी ऑफ सप्लाई में 10% का चेंज आया है, ठीक है। चलो परफेक्ट इन इलास्टिक सप्लाई, परफेक्ट इन इलास्टिक सप्लाई का मतलब है प्राइस बढ़े चाहे घटे, प्राइस कुछ भी हो जाए, सप्लाई मेरा अनचेंज है। यानी कि प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस घट रहा है, कुछ भी हो रहा है, प्राइस हम पहले जितना सप्लाई करते थे हम अभी भी उतना ही सप्लाई कर रहे हैं, मेरा सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं आया है। इसी को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट इन इलास्टिक सप्लाई, ठीक है। परफेक्शन नहीं बोलेंगे, परफेक्ट बोलेंगे, परफेक्ट इन इलास्टिक सप्लाई। जैसे पहले कीमत 20 रुपया था तो सप्लाई 20 के बराबर करते थे, फिर प्राइस बढ़ के 40 हो गया तो भी मेरा सप्लाई कितना है, 20 का 20 है। देखो प्राइस 20 था तो सप्लाई भी 20 के बराबर करते थे, प्राइस बढ़ के 40 हो गया लेकिन फिर भी मेरा सप्लाई 20 का 20 से है, सप्लाई में कोई चेंजेस नहीं आया, सप्लाई में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है मेरा। इसी को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट इन इलास्टिक सप्लाई, पूर्णतः बेलोजदार पूर्ति, पूर्णतः बेलोजदार पूर्ति, ठीक। इसको आप लोग हमको बनाना और बना के इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर देना। इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, सप्लाई में कोई चेंजेस नहीं आया, प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया लेकिन मेरा सप्लाई में कोई चेंजेस नहीं आया। पहले जितना सप्लाई करते थे, पहले जितना सप्लाई करते थे अभी भी सप्लाई उतना ही है, पहले जितना सप्लाई करते थे अभी भी सप्लाई उतना है, प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया लेकिन मेरा सप्लाई वहां का वहां है, ठीक है। चलो हो गया, हमको सबका आंसर नीचे कमेंट करके बताना। ऊपर हम जो भी चीज समझाए हैं 5 गो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, उन पांचों को हम यहाँ एक साथ लिखे हैं, अगर आपको समझना है तो आप समझ सकते हो, ठीक है। चलो इसके बाद ये लास्ट पॉइंट होगा, इसके बाद एक और शॉर्ट पॉइंट होगा, खत्म। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई,
कौन कौन सा ऐसा फैक्टर्स है जिससे मेरा सप्लाई इफेक्ट होता है? तो भाई इलास्टिक जो मेरा फैक्टर था सप्लाई को इफेक्ट करने का, वही फैक्टर मेरा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का होगा। जैसे नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का मतलब होता है गुड्स, नेचर ऑफ द गुड्स, इसके बाद प्राइस ऑफ द कोमोडिटी, प्रोडक्शन कॉस्ट, चेंज इन फ्यूचर प्राइस, मीन्स ऑफ ओरिजिन यानी कि सोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, टेक्निकल लेवल और इंक्रीजिंग नेचर या तो फिर नेचुरल कोजेज। ये सब मेरा रीजन है जिसके वजह से मेरा सप्लाई इफेक्ट होता है। आगे बोल रहा है सप्लाई को मापने का कितना मेथड? दो मेथड। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मापने का दो मेथड। पहला वो जो फॉर्मूला से हम लोग निकाले, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू ट्रेंगल क्यूएस बाय क्यूएस इनटू पी बाय ट्रेंगल पी। तो ये जो हम लोग फॉर्मूला से निकाले उसी को हम लोग बोलते हैं परपोनेंट मेथड या परसेंटेज मेथड। और दूसरा पॉइंट मेथड या ज्योमेट्रिक मेथड, जिसमें हम लोग ग्राफ में निकालते हैं। इसमें निकालते हैं हम लोग, जिसमें ग्राफ में निकालते हैं, इस मेथड को बोलते हैं ज्योमेट्रिक मेथड। है समझ में? ज्योमेत्रीय विधि। बस इतना ही हम लोगों को याद रखना है। मेन देखो क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से, आपको या तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मीनिंग पूछेगा या नहीं तो फिर आपको पूछेगा कोई एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा इसका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बताओ, या पूछ देगा कि मान लो परफेक्ट इलास्टिसिटी सप्लाई क्या होता है, यूनिट इलास्टिसिटी सप्लाई क्या होता है। इस टाइप का आपको क्वेश्चन जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से दिखता है। ठीक है, हो गया। बस इस चैप्टर में हम लोगों को इतना ही पढ़ना था, इससे ज्यादा और कुछ मत पढ़ना, बाकी चीजों को छोड़ देना इस चैप्टर का। इसके बाद अब हम लोगों का एक लास्ट टॉपिक बचता है मार्केटिंग। मार्केटिंग के ऊपर हम लोगों का दो वीडियो आएगा, एक नॉर्मल मार्केटिंग के बारे में आएगा, प्राइस डिटर्मिनेशन हो गया और तीनों मार्केट में डिफरेंस हो गया, और एक आएगा मार्केट इक्विलिब्रियम। दो और वीडियो आएगा और माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा हम लोगों का खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ेंगे उसमें इतना ज्यादा वीडियो आप लोगों का नहीं आएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग यूनिट बाय यूनिट पढ़ेंगे, जिसमें से 6 या 7 वीडियो के अंदर पूरा का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म करेंगे। जैसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा वैसे ही हम एमसीक्यू स्टार्ट कर देंगे, प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो पहले पूछ चुका है, साथ ही साथ 100 टेस्ट सीरीज, महामैराथन क्वेश्चन, सब चीज हम आप लोगों को देंगे, जिससे इकोनॉमिक्स में हम लोगों का जो 100% लाने का जो ड्रीम है वो जरूर हम लोग पूरा कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कोई भी डाउट्स है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमको पूछ लेना। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।